नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली है। कोरोना पेशेंट की कोई सुध लेते हुए नहीं दिख रहा है। सुशीला तिवारी अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक मरीज अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बारे में बता रही है। आरोप है कि अस्पताल में मरीजों को भर्ती तो कर लिया गया है, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये वो वीडियो है सुशीला तिवारी अस्पताल का जो वायरल हुआ है। एक महिला मरीज है जिसने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है इस अस्पताल में। जिन सुविधाओं का दावा किया जाता है वो सुविधाएं इस अस्पताल में नहीं है और इस अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन इन अव्यवस्थाओं से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इंतजाम है, कितनी लापरवाही बरती जा रही है यहाँ अस्पताल में। ऐसा पहला मामला नहीं है। सुशीला तिवारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पूरे अस्पताल में गंदगी फैली हुई है। एक महिला मरीज है इस अस्पताल की जिन्होंने ये वीडियो बनाया है और इसे वायरल किया है। और आपको बोल रहे हैं वो झोला पता नहीं किसका है। आप वो पिंक वाला झोला भी हटाएं। वो पिंक वाला झोला हमें नहीं पता किसका है। ये देखिए, एक हफ्ते का कूड़ा अभी हम लोगों के कहने पे हमारे वार्ड से निकल रहा है, बाकी और वार्डों का पता नहीं। ये पेशेंट मर चुके हैं, घर चले गए हैं, लेकिन इनके स्लीपर, इनका खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है एक हफ्ते से। दे रही है त्रिवेंद्र रावत की सरकार हमें। यहाँ पे मरीज कोरोना से नहीं गंदगी से मर जाए। देखिए कितना कूड़ा है अभी। हाँ, हमारी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हल्द्वानी से हमारे संवाददाता अंकित साहा जुड़ गए। अंकित, सुशीला तिवारी अस्पताल का ये जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ सच्चाई है इस वीडियो की, क्या जानकारी आपके पास? देखिए कौशल, आपको बता दें कि हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, वो भी सुशीला तिवारी अस्पताल का वीडियो वायरल किया गया है, जो कि वहाँ खुद कोरोना पेशेंट मरीज है, उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है। वो वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर गंदगी का अंबार फैला हुआ है और जो वहाँ पर जो सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो वो साफ सुशीला तिवारी प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। लगातार सुशीला तिवारी पर ये आज की स्थिति नहीं है। अंकित, ये वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी की सफाई आई है क्या? बात करने की कोशिश की गई कि आखिर कोरोना के मरीज जहाँ भर्ती हैं वहाँ इतनी गंदगी, इतनी अव्यवस्था कैसे है? सुशीला तिवारी प्रबंधक से जब हमने बात करने की कोशिश की, उसमें भी इनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। इसमें चुप्पी साधी हुई है प्रशासन ने। और वहीं बात करें जो एसटीएच का ये वीडियो वायरल हुआ है, कौशल, एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले भी वार्ड एच के जो मरीज है उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। जो ये पेशेंट, चलिए अंकित आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। सुशीला तिवारी अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर बदनाम है। एक तरफ मरीज ने अस्पताल की अव्यवस्थाएं दिखाई हैं, तो वहीं अभी 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती एक मरीज की टॉयलेट में लाश मिली थी। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक मरीज की टॉयलेट में लाश मिली थी और अब इस अस्पताल की जो अव्यवस्था है वो एक बार फिर सामने है। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से अस्पताल में गंदगी का आलम है और ये वो सुशीला तिवारी अस्पताल है जहां कोरोना के मरीज का इलाज चल रहा है। कोरोना के मरीज यहां पर भर्ती हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक हफ्ते का कूड़ा अभी हम लोगों के कहने पे हमारे अंकित हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अंकित, इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, टॉयलेट में एक मरीज की लाश मिली थी। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। तो फिलहाल 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल की ये दोनों तस्वीरें हैं जो गवाह हैं कि अस्पताल में कितनी अव्यवस्था का आलम है। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ये डस्टबिन अभी तक खाली नहीं हुआ है। किसका कचरा है? और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। कोविड-19 के मौजूदा हालात की समीक्षा को की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद सचिवालय में मीटिंग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड-19 के मौजूदा हालात की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारी जुड़े हुए हैं। जिला स्तर के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि प्रदेश में तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। साथ ही इस मीटिंग में डेंगू को लेकर भी अधिकारियों से मंथन किया जा रहा है।
तो सचिवालय में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जो अधिकारी हैं उनसे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में कोविड-19 के जो हालात बन रहे हैं उत्तराखंड में, उनको लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही डेंगू को लेकर भी क्या एहतियात बरते जाने चाहिए, क्योंकि मानसून का सीजन है। ऐसे में डेंगू को लेकर भी बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून। हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक अहम बैठक इसे कहा जाएगा, कोविड-19 को लेकर तो चली रही है, साथ ही डेंगू को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री चिंतित हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी देखिए कौशल, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उस दौरान क्या एहतियात बरतने और तमाम जिलों में किस तरीके की व्यवस्थाएं करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री इस वक्त जो है सचिवालय में बैठक ले रहे हैं, जहां पर तमाम जिलाधिकारी प्रदेश के उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। खुद मुख्य सचिव इस वक्त जो है बैठक में मौजूद हैं। तो हो सकता है कि जिन जिलों में बहुत ज़्यादा केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन जिलों में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आगे क्या व्यवस्था करनी है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ज़िले ऐसे भी रहे, जैसे हम रुद्रप्रयाग की बात करें, टिहरी की बात करें, तो यहाँ पर बहुत कम संख्या में जो है केसेस आए हैं, तो वहाँ पर ऐसी क्या एहतियात बरती गई उसको भी देखा जा रहा है और इसी हिसाब से अन्य ज़िलों में भी उस तरीके की जो है और एहतियात बरती जाए, इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जाएं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तमाम अभी जो कोविड का दौर है, क्योंकि ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा है, कोरोना के जो प्रकोप है उसको कम किया जाए, लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के मामले जिस तरह से उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कोई सख्त फैसला भी लिया जा सकता है मुख्यमंत्री की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए आशंका है इस बात की कि जिन जिलों में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि उस ज़िले का ज़िला अधिकारी क्या उनको अपनी जो रिपोर्ट्स है वो क्या रिपोर्ट सौंपते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके की एक समीक्षा है कि ज़िले में किस तरीके का रिकवरी प्रतिशत है और किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएँ हैं और जो बाहर से जो हमारे नागरिक वापस लौट रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, अब कम हो गई है, सीमित है या फिर लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिन जिलों में बहुत ज्यादा केसेस हैं वहां पर निर्णय लिया जा सकता है। आप नजर बनाए रखिए रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा से लगी आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। पिछले 3 दिनों में आई रिपोर्ट में सीमाओं पर तैनात आईटीबीपी और आर्मी के 64 हिमवीर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी हिमवीर कुछ समय पहले ही छुट्टियां बिताकर अपनी यूनिट अग्रिम चौकी नेलांग, सोनम, पीडीए, मातली, हर्षिल और महीडांडा स्थित बटालियन में वापस लौटे थे। जानकारी के मुताबिक बीते महीने बिजनौर से छुट्टियां बिताकर वापस लौटे हिमवीर को आईटीबीपी मातली में 21 दिन तक क्वारंटीन रखने के बाद अग्रिम चौकी पर तैनात किया गया। कुछ दिनों बाद नेलांग चौकी पर रहने के बाद ये जवान अग्रिम चौकी पीडीए में तैनात थे। वहां तबीयत बिगड़ने पर इनकी सैंपलिंग कराई गई, जिसमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो ये परेशान करने वाली खबर है उत्तरकाशी से, जहां 64 हिमवीर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये वो जवान हैं जो छुट्टियां बिताकर अपने घरों से लौटे थे और सीमांत चौकियों पर तैनात हैं। टेस्टिंग है, जहाँ सैंपलिंग हम पूरी करा रहे हैं, उसके लिए स्टेट लेवल के इंस्ट्रक्शंस भी हैं। डीजी मैडम ने खूब कहा कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई भी केस उत्तरकाशी के अंदर कम से कम बच नहीं पाएगा, राइट टाइम पर उसको राइट ट्रीटमेंट मिलेगा। और रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। खटीमा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं खटीमा में, जिससे वहां हड़कंप मच गया है प्रशासन में। 17 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं खटीमा में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खटीमा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 17 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं खटीमा में। बड़ी खबर आपको खटीमा से बता रहे हैं, 21 नए मरीज और मिले हैं खटीमा में और इसके बाद 17 नए कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं खटीमा में। लगातार जो है 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके लिए जो है 17 जगह जो है कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। फास्ट टीम जो आ रहा जो है उनको उठाया जा रहा है और रुद्रपुर उनको भेजा जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। रामनगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौजूदा समय में यहां कोरोना के 200 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके चलते यहां के बाजार क्षेत्र समेत 2 कंटेनमेंट जोन और एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित की गई है। शहर में जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, उसे देखकर लगता है कि यहां कंटेनमेंट जोन और बढ़ाए जाएंगे। तो रामनगर में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर यहां कंटेनमेंट जोन और बढ़ाए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा संक्रमित मरीज हो गए हैं रामनगर में। कोरोना की वजह से आने वाले तमाम त्योहारों पर भी संकट मंडरा रहा है। देहरादून के डाट काली मंदिर पर नवरात्रि के मौके पर इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, जिससे श्रद्धालु मायूस हैं। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट। देश में कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। जहां एक और मंदिरों को खोलने की इजाज़त तो मिली, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूं, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर है, जहां पर सिद्धपीठ डाट काली मंदिर यहां पर स्थापित है। और जो भी लोग अगर उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं इस वाले रास्ते से, तो वो ज़रूर यहां पर अपना मत्था टेकते हैं और माँ का शुभाशीष लेकर ही आगे निकलते हैं, अपने गंतव्य तक जाते हैं, अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, अपने घर जाते हैं। यहाँ से लोग जब यूपी में प्रवेश करते हैं तब भी यहाँ पर जो है माँ डाट काली के दर्शन करते हैं, और जब यूपी से उत्तराखंड में आते हैं तब भी माँ डाट काली के दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब कुछ ही वक्त है जहाँ पर नवरात्र शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में जो उत्तराखंड में जो भी जगराते होते हैं, जो भी माता के जागरण होते हैं, उसकी पहली जोत इस मंदिर से जाती है, यानी कि डाट काली मंदिर से। अब आने वाला दौर कैसा रहेगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन यहाँ के जो महंत हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले कोविड ने कितना सब कुछ बदल दिया? कोविड ने तो सारी ही सब कुछ बदल दिया है। हमारा सारा रहन सहन, सारा विचार, सब कुछ बदल दिया है कोविड ने तो ऐसी चीज़ सिखा दी कि आदमी से दूर हो गया है। अब लोग बस अपने तक सीमित हो गया है बस। और अब जैसे मंदिर में है, मंदिर में बहुत कम अब लोगों का आना जाना है। मंदिर की तरफ से जो भी आयोजन भंडारे होते थे वो सब समाप्त कर दिए गए हैं। कोरोना काल देखते हुए लोगों की वो देखते हुए बहुत कम लोगों को मतलब एंट्री दी जाती है कि हाथ सैनिटाइज करी जाए, मास्क पहन के मंदिर में एंट्री करी जाए। मंदिर का अपने आप में एक खासा महत्व है कि जब भी नवरात्र में व्रत होते हैं तो उन व्रत में सभी लोग यहाँ से ज्योत को लेकर अपने घर में स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है जब ज्योत स्थापित होती है। नवरात्र जो है बहुत करीब हैं, ऐसे में आगे आने वाला दौर कैसा रहेगा, लेकिन फिलहाल ये आशा है कि आने वाले दौर में सब कुछ स्थितियाँ ठीक हो सकेंगी और वो रौनक फिर से लौट सकेगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। आजादी के बाद से अभी तक 15 अगस्त का भव्य कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में होता आया है, लेकिन ऐसा पहला मौका है जब यह कार्यक्रम परेड ग्राउंड में नहीं होगा, जिसकी वजह है अधूरे पड़े स्मार्ट सिटी के काम। प्रशासन का कहना है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की वजह से यह फैसला लिया गया है। इस बार का आयोजन पुलिस लाइन में किया जाएगा। तो यह पहला मौका है जब 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है परेड ग्राउंड में होता था, लेकिन काम अधूरे पड़े हुए हैं स्मार्ट सिटी के, जिसकी वजह से इस बार ये आयोजन पुलिस लाइन में किया जाएगा। और इसके पीछे जो दलील है प्रशासन की वो ये है कि जो स्मार्ट सिटी के काम है वो अभी अधूरे पड़े हुए हैं। इसकी वजह से परेड ग्राउंड में जो भव्य आयोजन होता था 15 अगस्त का वो नहीं होगा। इस बार पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम किया जाएगा। तो आजादी के बाद अभी तक 15 अगस्त का भव्य कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में होता आया है, लेकिन यह पहला मौका है जब यह कार्यक्रम परेड ग्राउंड में ना होकर पुलिस लाइन में होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के तहत काम किए जाने थे वो काम अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, वो काम अधूरे हैं और अभी उनको किया जा रहा है, जिसके चलते इस बार का जो परेड ग्राउंड में आयोजन होना था 15 अगस्त का वो वहां ना होकर पुलिस लाइन में होगा। तो आजादी के बाद ये पहला मौका है। हर साल हम आपको दिखाते हैं 15 अगस्त के मौके पर देहरादून में 15 अगस्त को भव्य कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सरकार से गाइडलाइंस आई हैं कि स्वतंत्रता दिवस समारोह कैसे मनाया जाएगा। उसके क्रम में राज्य सरकार में भी बैठक हुई है और हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस बार परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, इसलिए ये जो स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा वो पुलिस लाइन में किया जाएगा।
और पुलिस लाइन में चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी फॉलो किए जाने हैं, तो और वहाँ पर बहुत ही जो राज्य के वीवीआईपी लोग हैं, तो उनकी भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को देखते हुए नंबर इस बार रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, लेकिन वो क्या व्यवस्था होगी आपको जल्दी ही उससे अवगत करा दी। तो इस बार 15 अगस्त का कार्यक्रम पुलिस लाइन में होगा। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस करीब है और मैं परेड ग्राउंड में हूँ। ये जो ग्राउंड है ये एक ऐतिहासिक ग्राउंड है और आज़ादी के बाद से अभी तक हमेशा 15 अगस्त का भव्य कार्यक्रम इसी ग्राउंड में किया गया है। लेकिन इस बार इस ग्राउंड में आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और तमाम अभी कार्य पूरे अधूरे पड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त बेहद करीब है और ऐसे में यहाँ पर 15 अगस्त का कार्यक्रम किया जा सके। तो इसी को लेकर हम कह सकते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार ऐसा होगा जब इस ग्राउंड में 15 अगस्त का कार्यक्रम नहीं होगा। सामने स्टेज बनते थे और उसके साथ ही यहाँ पर तमाम अभी तक 15 अगस्त के पहले एक सप्ताह पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन वो तैयारियां यहाँ पर इस बार स्मार्ट सिटी के काम के शुरू होने के चलते नहीं हो सकेंगी। काफ़ी कार्य हैं जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं, तो इस वजह से इस बार शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस बार जो भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया जाना था वो यहाँ पर नहीं हो सकेगा। और इसी के साथ ये भी निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इस बार देहरादून पुलिस लाइन में किया जाएगा। तो इस बार का जो कार्यक्रम है देहरादून पुलिस लाइन में होगा। इसके साथ ही एक पहलू ये भी है कि कोरोना का लगातार ग्राफ उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, तो जो पिछले वर्षों तक हम 15 अगस्त के भव्य कार्यक्रम देखने को हमें मिले वो कार्यक्रम इस बार देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक जो उम्मीद है कि बहुत सीमित संख्या में इस कार्यक्रम में लोग देहरादून पुलिस लाइन में शामिल होंगे और सीमित संख्या में इस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में इस बार 15 अगस्त का कार्यक्रम नहीं होगा। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। 9 अगस्त को हरीश रावत के गैरसैंण दौरे को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हरीश रावत सिर्फ राजनीति करते हैं, उन्हें गैरसैंण से कोई सरोकार नहीं है। सीएम ने हरीश रावत के गैरसैंण दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तक हरीश रावत घोषित नहीं कर पाए, जबकि उनके पास मौका था। तो वही बात हुई कि या खुदा हम न हुए, अब हो जाओगे तो क्या कर लोगे भाई। और इसलिए रावत जी केवल राजनीति और राजनीति कर रहे हैं, बाकी उनका गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो मौका मिला था उनको। हाँ, सरकार ने घोषणा की है कि हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। राजधानी का अर्थ होता है सरकार, केवल विधानसभा नहीं होती है। विधानसभा तो वहाँ पहले से है। तो मैं सरकार देखने जा रहा हूँ, सचिवालय देखने जा रहा हूँ, जिस सचिवालय के लिए मैं 57 करोड़ रुपया दे करके गया था कि आखिर उसका काम भी शुरू हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में कोरोना वायरस काल के बीच अब राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग अलग विभागों में संचालित स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। इसके लिए एक कमेटी गठित की हुई है। ये कमेटी पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट और महेंद्र सिंह कुंवर को सदस्य बनाया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री की एक और बहुत बड़ी पहल है। मेन पर्पज़ ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अंडर में ही एक इस सेल को गठित किया है, जिससे कि सभी जो योजनाएं चल रही हैं उनमें समन्वय हो, उनकी समीक्षा हो और हमारे जो प्रदेश के नौजवान हैं उनको स्वरोजगार का रास्ता मिले और स्वरोजगार से ही रोज़गार उत्पन्न होगा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं अपना रोजगार कमाएं। रामनगर में टेढ़ा गांव के पास बाघ दिखने से लोगों में दहशत है। गांव के मंदिर के पास लोगों ने टाइगर को देखा है और इसके बाद इस मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉर्बेट पार्क का इलाका है जहां पर आमतौर पर इस तरह से बाघ घूमते देखे जा सकते हैं और अब जब लोगों ने टेढ़ा गांव के पास इस बाघ को देखा
तो इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।